हेलो एवरीवन। तो आज हमारा शुरू होगा गुप्त काल। जो ओरिजिन होता है गुप्ताज का, उससे पहले हम देखेंगे कैसे मौर्य के पतन होने के बाद जो है दो राजनीतिक शक्तियों का उत्पन्न होती हैं। ये हो गया हमारा मौर्य। यहाँ मौर्य थे। मौर्य के बाद इधर साउथ में और यहाँ पे नॉर्थ। साउथ में जो होता है, साउथ में होते हैं सतवाहन, और यहाँ नॉर्थ में रूल कर रहे होते हैं उस समय राज होता है कुशान्स का, जिसे कुरान भी कहते हैं। उनका राज चलता है। दोनों जो है सेम टाइम पे समांतर थे। उसी समय जो है कुशान का पतन हो जाता है। उसके बाद कुशान के आते हैं मुरंदास, या मुरंदा भी कहते हैं इन्हें, और इधर सतवाहन चल रहे थे। और जब इन दोनों का साथ में, इधर सतवाहन का और इधर मुरंदा का, दोनों का जब पतन होता है जब, तो उसके बाद एक नई डायनेस्टी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं गुप्त डायनेस्टी, जिसे आज हम पढ़ेंगे। ये जो मुरंदा डायनेस्टी थी, इसने कुल 25 साल तक ही राज किया था। 25 साल बाद इनका जो है शासन खत्म हो जाता है। फिर गुप्त शासन शुरू होता है। कब से कब तक रहता है गुप्त शासन? गुप्त रहता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व के मध्य से स्थापित हुआ था ये। और इसका शासन जो है कब तक रहता है? 550 ईस्वी तक इसका शासन रहता है गुप्त काल का। एक बार इसको देख लेंगे, इधर लिख देते हैं। ओरिजिन इनका कब होता है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 550 तक। जो आखिरी इनका राजा था वो था विष्णुगुप्त, और फर्स्ट थे जिसने इसकी स्थापना करी थी, उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक, विष्णु और श्री, देखो आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ तक। ये देख रहे हो जहाँ जहाँ ये पर्पल है, ये पूरा जो है गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था। सबसे पहले इनकी क्रोनोलॉजी देखते हैं, कैसे टाइमलाइन अगर पता चल गई तो हम लोग आराम से क्वेश्चन इसके कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनके फाउंडर को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं श्रीगुप्त, जिसने इस डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। उनके बारे में देखते हैं, इन्होंने कब किया था? ये किया था 240 में। और कब से कब तक इन्होंने रूल किया था? 240 से 280 तक। श्रीगुप्त जाते हैं तो इनके बाद इनका बेटा आता है दूसरे नंबर पे, जिसका नाम होता है घटोत्कच। घटोत्कच रहते हैं 280 से लेके 319 तक। घटोत्कच जाते हैं, तो घटोत्कच के बाद इनके बेटे का रूल होता है। इसके बाद जो है राठी आएंगे। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। वो स्टोरी जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के लिए है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ये रहते हैं 319 से लेके 334 तक। इसके बाद आते हैं 4th नंबर पे समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त, इन्होंने कब से कब तक राज किया था? ये इन्होंने रूल किया 335 से लेके 380 तक। समुद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये रहते हैं 380 से लेके 412 तक। ठीक, इसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पे चंद्रगुप्त का पुत्र, जिसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था उनका? कुमारगुप्त। ये कब से रहते हैं? 415 से लेके 455 तक, 455 तक। इसके बाद आ जाते हैं स्कंदगुप्त, और उसके बाद लास्ट में एक रूलर बचते हैं। स्कंदगुप्त के बाद जो है डायनेस्टी वीक होती चली गई थी, और फिर ज़्यादा रूलरों का राज रहा नहीं, और उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो लास्ट रूलर के बाद से अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कि लास्ट रूलर गुप्त काल का कौन था, तो वो हम लगा देंगे कि उनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। स्कंदगुप्त कब से कब तक रहते हैं? ये रहते हैं 455 से लेके 467 तक, 467 तक। ठीक, ये इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। सबसे पहले कौन आते हैं? इसके फाउंडर श्रीगुप्त। इन्होंने क्या किया था? फाउंड किया था इस डायनेस्टी को। ठीक, ऐसे ही सेकंड नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त, 3rd नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड पे आते हैं घटोत्कच, 3rd पे आते हैं चंद्रगुप्त। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त के बेटा, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, फिर आते हैं कुमारगुप्त, उसके बाद लास्ट में रहते हैं स्कंदगुप्त। ठीक, अब हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे फर्स्ट रूलर, जिसका नाम होता है श्री गुप्त।
पेन से आजकल राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। श्रीगुप्त, इन्होंने जो है स्थापना करी थी गुप्ता डायनेस्टी की। श्रीगुप्त जो है संस्थापक थे गुप्त डायनेस्टी के, और इनके एक स्तंभ में भी इनके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। कौन से? इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उन्हें महाराज के रूप में, शिलालेख में जो है इन्हें महाराजा के रूप में वर्णित किया गया है। किस शिलालेख में इनको महाराजा के रूप में वर्णित किया है। ऐसे ही इनके बाद इनका पुत्र आते हैं जिसका नाम होता है घटोत्कच। उनके बारे में भी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में लिखा गया है। बस उनके घटोत्कच के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं जानने को, इतना ही है। घटोत्कच कब से कब तक? 280 से लेके 319 तक। ब्लैक पेन लेके देखूं एक बार। 280 से लेके कितने, कब से कब तक? 280 से 319 तक रहते हैं। इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये कि ये श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे, मतलब उसके पुत्र थे श्रीगुप्त के। और जो इलाहाबाद जो इलाहाबाद का वो शिलालेख है, इलाहाबाद शिलालेख में उल्लेख है इनका भी। किसके साथ? श्रीगुप्त के साथ। श्रीगुप्त के साथ साथ इलाहाबाद का इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में जो है इनका भी उसमें उल्लेख दिया हुआ है। बस इतना है इनके बारे में, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा इनके बारे में कभी कुछ पूछा गया है। अब आता है मेन, अब आता है काल जिसने गुप्त संवत जो है प्रारंभ हुई थी, वो है आते हैं चंद्रगुप्त। अब ये जो है चंद्रगुप्त, ये वो वाले नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मौर्य वाले नहीं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। कब से रहते हैं? 300, यार ये पेन, 319 से लेके 334 तक। कब से कब तक रहते हैं ये? 319 से 334 तक। इन्हें जो है वास्तविक का गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हमारे 11th 12th जो है ये बोर्ड होता है ICSE में, उसमें हमारी एक पूरा बुक थी गुप्त साम्राज्य में, और उसमें सिर्फ चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ही पढ़ाया गया था। तो ये जो है इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनका सिलेबस में भी खाली इन्हीं के बारे में था, कोई डायनेस्टी की शुरुआत का नहीं था। पूरी एक अलग से एक बुक बन दी गई थी ICSE बोर्ड के 11th क्लास में हमें। ये जो है पहला महत्वपूर्ण राजा था। इनकी कैपिटल क्या थी? इंग्लिश में सही आ जाती है राइटिंग। कैपिटल थी पाटलिपुत्र। उसके बाद गुप्त संवत जो है, इसी समय में गुप्त संवत शुरू हुआ था। गुप्त संवत का प्रारंभ, गुप्त संवत का प्रारंभ होता है तभी। और गुप्त वंश 320 में जो है जब ये आते हैं तभी जो है मेन जो है इसका फाउंड माना जाता है। इन्होंने उपाधि कौन कौन सी ली थी? इन्होंने उपाधि धारण करी थी महाराज धीराज की। बहुत सारे इन्होंने बैटल लड़े थे। उन बैटल को लड़ने के बाद इन्होंने अपने आप को महाराज धीराज की उपाधि से नवाजा था, क्योंकि ये किसी भी बैटल में हारे नहीं थे। उसमें इन्हें मतलब इन्होंने जो भी बैटल वगैरह लड़े थे, जो भी लड़ाइयाँ युद्ध करे थे, उसमें सब में ये जीते थे। तो इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी महाराज धीराज की। महाराज धीराज। इनके बाद इनका विवाह देखते हैं, शादी। विवाह इन्होंने किया था लिच्छवी की प्रिंसेस थी जिनका नाम था कुमार देवी।
किससे शादी की थी इन्होंने? लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। और उनके इस उपलक्ष्य में इन्होंने, जब अपने विवाह के उपलक्ष्य में जो है कॉइन भी चलवाए थे। कौन से कॉइन थे वो? उन कॉइन पे था, उनका नाम था राजा रानी। राजा रानी कॉइन्स जो है उन्होंने उस समय चलवाए थे, सिक्के, अपने विवाह के पश्चात, शादी करने के बाद। शिक्षा का जो इस समय प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र वो था उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। महिलाओं को समाज में स्थान मिलना शुरू हो गया था इस समय जो है। वो इस सती प्रथा तो चल नहीं रही थी इस समय जो है, क्या कहते हैं, बालिका वधू वाला विवाह जो होता है, कौन सा होता है, बाल विवाह जो है वो शुरू हो गया था। बाल विवाह होता था, लेकिन स्त्रियों को भी इक्वल ही जो है सम्मान मिलता था। महिलाओं को समाज में स्थान मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक, इनके यहाँ की जो लैंग्वेज थी, जो कोर्ट लैंग्वेज थी कोर्ट की, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। इनका, हाँ, एक चीज तो हमने देखनी रह गई, इनका वंश जो था, ये कौन से वंश के थे? ये इनका वंश कौन सा था? ये वैश्य थे, वैश्य। कौन से वंश के थे? वैश्य वंश के थे। और जो गुप्त काल है, गुप्त काल को जो है क्या कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को जो है इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट का जब एंड होता है इनके रेन का, उस समय तक इन्होंने अपना राज्य कहाँ तक? इलाहाबाद तक जो है फैला लिया था। कहाँ तक फैला लिया था? इलाहाबाद तक। इनके बाद आते हैं इनके बेटा, जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। देख रहे हो नेपोटिज्म कब से चलता आ रहा है, बॉलीवुड यूं ही बदनाम है। 335 से लेके 380 तक आता है समुद्रगुप्त का समय। ये चंद्रगुप्त के सबसे पहला पॉइंट तो यही, पुत्र थे किसके? चंद्रगुप्त फर्स्ट के। ये जरूर याद रखना क्योंकि 3 चंद्रगुप्त हैं। एक तो उस समय मौर्य काल वाला चंद्रगुप्त, दूसरा ये चंद्रगुप्त, और तीसरा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की बहुत बढ़िया कहानी है, वो सुनना। प्राचीन भारत में महानतम शासकों में से इन्हें एक माना जाता था। प्राचीन काल में महान शासकों में से एक। इनकी मां का नाम क्या था? कुमार देवी। कहाँ की थी ये? लिच्छवी की थी इन्होंने, तो ये अपने आप को लिच्छवी का नाती कहते थे। लिच्छवी का नाती कहते थे। क्या कहते थे खुद को? लिच्छवी का नाती कह के अपने आप को संबोधित करते थे। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था कांच। क्या नाम था बचपन का? कांच। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन से इनकी तुलना क्यों करी गई थी ये जानते हैं पहले। चलो इधर लिख लेते हैं पहले। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था इन्हें?
V.S. स्मिथ ने, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ थे, उन्होंने कहा था इन्हें समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका रूल चल रहा होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं, तो ये अपने जो है विस्तार बहुत करते हैं राज्य का, और युद्ध बहुत लड़ते हैं। युद्ध लड़के जो है उन जहाँ भी मतलब हारता है जो भी राज्य, उसको अपने अधीन कर लेते थे। और इन्होंने साउथ में 12 राज्यों को पराजित करके वहां से टैक्स वसूला था। उस समय जो भी मौर्य काल भी हुए हैं, उन्होंने भी साउथ में ज्यादा इनका शासन रहा नहीं था। लेकिन समुद्रगुप्त एक गुप्त जो थे, एक ऐसे एक लौते योद्धा थे। एक मिनट पानी पी लूं। हाँ, समुद्रगुप्त जो थे एक लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने साउथ में तक अपना राज्य किया था। नॉर्थ में तो इन्होंने पूरा फैला लिया था अपना राज्य, उत्तर भारत के राज्यों में जीतकर राज्य पूरे राज्यों को मिला लिया था। और साउथ में भी, साउथ में इन्होंने 12 स्टेटों से जो है टैक्स वसूला था, टैक्स वसूला था, 12 स्टेटों से टैक्स वसूला था। इसी वजह से V.A. स्मिथ ने जो है इन्हें कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनकी जो ये विजय है, मतलब जो भी इन्होंने वॉर करे और जो भी जीते, वो कहाँ मेंशन है, कहाँ से हमें पता चलता है उसके बारे में। तो एक चीज याद रखना जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या चीज? प्रयाग प्रशस्ति। ये जो है ये एक इलाहाबाद का अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इलाहाबाद का। प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद का अभिलेख है, उसमें ये बात की जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अभिलेख में, कि इन्होंने इतने राज्यों तक जीता था और साउथ के इतने राज्यों से टैक्स जो मतलब कि कर वसूल किया था। और जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें जो है जहांगीर के रेन का भी, मतलब जहांगीर के शासन का भी वर्णन दे रखा है। जहांगीर का भी इसमें वर्णन दे रखा है। इनके दरबार में एक कवि थे। दरबार होता है, दरबार होता है। दरबार में इनके एक कवि थे जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था कवि का? हरिसेन हुआ करते थे। इन्होंने भी कुछ उपाधि ली थी। नेपोलियन की उपाधि तो इन्हें दी थी। इन्होंने कौन सी उपाधि जो है अपने आप को धारण करी थी, ग्रहण करी थी? एक डायलॉग है ना, ये उपहार हमने खुद को दिया है, वैसे ही उपाधियां दी जाती थी। सबसे पहले ये कविराज। कविराज की उपाधि जो है इन्हें कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना करी थी इन्होंने, उसलिए मिली थी। अभी बुक का भी देखें, कविराज। दूसरा परम भागवत, मतलब विष्णु भगवान में बहुत मानते थे, इसलिए इनको इन्होंने अपनी उपाधि ली थी परम भागवत की। और तीसरा सर्वराज उचेता, मतलब सारे राजाओं को जीत चुके थे, सर्वराज उचेता की। इनकी एक बुक भी थी। बुक का क्या नाम था? कृष्ण चरित। कृष्ण चरित इन्होंने जो है बुक लिखी थी, जिसकी वजह से इनका नाम, इन्होंने अपना नाम जो है कविराज रखा था। इनके समय में क्वाइंस जो थे, क्वाइंस, उसमें वीणा बजाते हुए ये दिखे हैं। वीणा बजाते हुए ये दिखाई देते हैं और सैनिक की वेशभूषा में इन्होंने, मतलब उस समय दिखाई देते हैं सैनिक की वेशभूषा में। और इस समय इनका जो सबसे प्रचलित सिक्का था, सबसे प्रचलित कॉइन जो इस समय था इनका, उसका नाम था मयूर शैली। क्या नाम था? मयूर शैली। मयूर शैली का जो कॉइन था वो सबसे ज़्यादा मशहूर था। इसके बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है, अब है वो स्टोरी जो मैं कह रहा था ना,
एक स्टोरी है। अब आती है वो रामगुप्त। रामगुप्त जो थे ये समुद्रगुप्त के बाद आते हैं और इनका जो है शासन होता है, लेकिन ये बहुत अयोग्य राजा थे। इनके बारे में तो इतना दिया भी नहीं है, मतलब कि ऐसा मान लो कि समुद्रगुप्त के बाद सीधे चंद्रगुप्त सेकंड के बताते हैं, इनकी तो बात ही नहीं होती रामगुप्त की, इतने अयोग्य थे। अगर तुम अपनी जिंदगी में अपने आप को फेल मानते हो तो ये रामगुप्त को भी देख लेना, ये तुमसे बड़े लूजर थे भाई साहब। इन्होंने राम का नाम बर्बाद कर दिया। रामगुप्त जो है शासक बनता है उस समय गुप्त साम्राज्य में। रामगुप्त की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है देवी। एक का नाम था कुमार देवी, ये है खाली देवी, ये है देवी। इन जो है अपने देवर, इनके देवी का देवर, वाह भोजपुरी पिक्चर का टाइटल हो रहा है, देवी का देवर। देवी, इनका एक देवर होता है जिसका नाम था चंद्र, अब आता है सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इसके साथ मिलके इन्होंने जो है रामगुप्त की हत्या कर दी थी और ये जो है इससे शादी कर ली थी। किससे? देवी से इन्होंने शादी कर ली थी। इस पूरे घटनाक्रम की जो है जानकारी मिलती है किसमें हमें मिलती है? वो मिलती है विशाखा दत्त में। इतनी गंदी लैंग्वेज में विशाखा दत्त लिखेगा, कालिदास मारेंगे आगे बेटा। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त में इसका उल्लेख है। विशाखा दत्त में जो है इसका उल्लेख मिलता है हमें। षड्यंत्र रच के इन्होंने रामगुप्त को मार दिया था और देवी से जो है विवाह कर लिया था। इसके बाद वो रूल शुरू होता है चंद्रगुप्त सेकंड का, 380 से लेके 412 तक। इन्हें जो है शकों का अंत कर दिया था इन्होंने और विक्रम आदित्य की उपाधि जो है धारण करी थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों का अंत किया और उसके बाद उपाधि धारण करी थी विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य की जो है उपाधि धारण करते हैं। शक विजेता के नाम से भी इन्हें जानता है। एक उपाधि ये थी, दूसरी थी जो शकों को हराया तो शक विजेता भी कहते हैं और कभी कभी शक विजेता की जगह इनको क्या कहा जाता है? सकारी, मतलब शकों को हराने वाला सकारी। एक उपाधि, दूसरी उपाधि, तीसरी उपाधि देव गुप्त। तीसरी उपाधि क्या थी? देवगुप्त की। अब देखो ये जो होते हैं विक्रम आदित्य, ये विक्रम आदित्य के टोटल हिस्ट्री में 12 राजा हुए हैं, अलग अलग जो है डायनेस्टी से 12 राजा जिन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि ली थी। विक्रम आदित्य की उपाधि लेने वाले पूरे हिस्ट्री में जो है 12 राजा हैं टोटल। ठीक, इनके समय में जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही इनके समय में इन्होंने जो अपने राज्य में नवरत्न रखे थे। नौ रत्न थे जिन्हें कहते थे ये नवरत्न। कौन कौन से थे उसमें सब नहीं जानना है, बस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कालिदास। ये जो है वहाँ के संस्कृत के लेखक थे। वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज, जैसे हमने पहले देखा था कि वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? कोर्ट की संस्कृति थी, तो ये संस्कृत के लेखक थे। दूसरे होते हैं अमरदास। अमरदास जो थे वहाँ के कवि थे, पोइट थे, कवि। अमरदास के बाद आते हैं वराहमीर। वराहमीर जो है खगोलविद थे, खगोलविद, ज्योग्राफी के।
वराहमिहिर के बाद आ जाते हैं अगले धन्वंतरी। इनका तो नाम पक्का सुना होगा, 1 2 3 और चौथे धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य। ठीक इसी के समय में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था, उसको आने से पहले पानी पी लेते हैं। उसी समय में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था उसका? फाहियान। इसकी एक बुक है फाहियान, इसकी एक बुक है जिसका नाम है, जिसका आदमी का नाम इतना फर्जी था, फाहियान। उसकी बुक का नाम तो सोच लो क्या होगा, क्यू की। बहुत ही रिलेटेड वर्ड है, एक उससे रिलेट कर रहा है ये, क्यू की। जिसे समझना है समझ जाए कौन से वर्ड से रिलेट कर रहा है, क्यू की। ये जो है इसमें इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण दिया है, यात्रा का विवरण दे रखा है। इसके बाद आता है अगला रूलर जिसका नाम होता है, ये इतने एम के हो गए, कुमारगुप्त। ये रहते हैं 413 से लेके 455 तक। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। इंग्लिश में करते करते हिंदी करते करते लास्ट में इंग्लिश आई जाती है। प्रॉब्लम ऑफ एवरी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दैट यू कांट राइट इन हिंदी प्रॉपरली। नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था 413 में। शंकरादित्य भी इन्हें कहा जाता है, शकरादित्य। शकरादित्य कहा जाता है। इसी समय पर जो है हूर एक वो थी, हूर नहीं है, हूर है, हूर। समझ रहा हूँ कहाँ तक जा रही है नजरें और दिमाग, सब पता है मुझे। हूर होती है, हूर एक जनजाति थी, उन्होंने आक्रमण किया था, हूरों ने आक्रमण किया था। हूर आक्रमण होता है इसी के समय में। किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी इन्होंने 413 ईस्वी में, उसको जो है ध्वस्त किया था किसने? 1198 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, कौन सी डायनेस्टी में था, ये हम शाम वाली क्लास में कर रहे हैं। 2 दिन लगातार वो क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम, मतलब उसी से रिलेटेड पूछा। आंसर उसका हर बार कुतुबुद्दीन ऐबक ही है कि वो कौन सी डायनेस्टी से था। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, एक ये क्वेश्चन आया। दूसरा इल्तुतमिश से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर भी यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो क्लास जरूर देखना, प्रीवियस ईयर वाली क्लास है, प्रमोशन भी कर दिया। देख रहे हो भाई का एटीट्यूड, ठग लाइफ है बिल्कुल। 1198 में ऐबक आता है। ऐबक होता है, ऐबक का जो है एक सेनापति होता है। इस सेनापति का नाम क्या होता है? सेनापति का नाम होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी। और किसी को पता है कब तक, कितने महीने या कितने दिनों तक ये जलती रही थी? कितने दिनों तक जली थी ये? किसी को पता है? नर्सरी के बच्चे की जैसे हिंदी में राइटिंग आ रही है भाई साहब, ये हाल है हिंदी का। ये हो गया, पहला विश्वविद्यालय बनवाया था। पहला विश्वविद्यालय जो है वो बना था तक्षशिला। कहाँ पर है ये इस समय प्रेजेंट में?
एक पाकिस्तान के बॉलर है वहीं पे। वैसे भी ये पाकिस्तान में है तो वहाँ का तो बॉलर हो गया, लेकिन बहुत मशहूर बॉलर है। सोचता है इंडिया का कोच बन जाऊंगा, अपने यहाँ की अपनी टीम की वैसी की तैसी मारता रहता है और इंडिया वालों की तारीफ करता है। सोचता बॉलिंग कोच बन जाऊंगा। अब बताओ कौन है वो? रावलपिंडी। और ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ के राजा होते हैं तक्ष, टैक्स नहीं है, तक्ष है। उन्होंने जो है इस्टेब्लिश की थी, राजा तक्ष ने जो है ये इस्टेब्लिश की थी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। अभी तक हमने किसे देखा था? कुमारगुप्त को देखा था। कब से कब तक थे? 413 से लेके 455 तक। अगले आ जाते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये रहते हैं 455 से लेके 467 तक। 455 से 467 तक इन्होंने जो है सुदर्शन झील, सुदर्शन ऐसे लिखेगा तो कैसे चलेगा? सुदर्शन झील जो है, ये सुदर्शन झील, इसको पूर्ण निर्माण कराया था, मतलब रिनोवेट करवाया था। हिंदी में तो भाई साहब हाथ ही नहीं पकड़ सकता कोई। और इसके बाद और कुछ ज़्यादा उनका था नहीं। ये स्कंदगुप्त जो है, ये जो अभी मैंने दिखाया बताया था, कौन सा था देखो यहाँ है, ये है, ये जो हुर डायनेस्टी है, ये हुर डायनेस्टी से लड़ते लड़ते स्कंदगुप्त ने मौर्य काल, जब ये मौर्य कह रहा हूँ, गुप्ता काल जो है, हुर डायनेस्टी के जो युद्ध होते हैं आक्रमणों से कमजोर हो जाता है। उसके बाद इनके कोई राजा ऐसा बचता नहीं है जो कि बहुत बड़ा निकल के आया, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड थे, या फिर ये थे कुमारगुप्त, या ये इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। इन सब की तरह कोई बड़ा राजा नहीं निकल के आता। वहां से डायनेस्टी का फॉल होना शुरू हो जाता है। उसी में इनका लास्ट रूलर जो होता है वो होते हैं विष्णुगुप्त, जो कि रहते हैं 540 से 550 तक। और यहाँ इनको पूर्ण विराम लग जाता है गुप्त डायनेस्टी का। इस वंश का विनाश का कारण जो होता है वो हूणों का आक्रमण था। हूण आक्रमण के बाद जो है गुप्त साम्राज्य में छोटे छोटे जो है समानताओं में बढ़ गया था, छोटे छोटे उसमें सामंतों में बट जाता है। उसी सामंतों में से एक सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसका नाम होता है पुष्य भूति। ये हमारा हो गया खत्म, पुष्य भूति होता है। उसके बाद देखो ये अभी तक हमने किया इसका पार्ट फर्स्ट, गुप्ता के कौन कौन से काल थे, क्या क्या था। अब इसका करेंगे पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। अरे लिख जा यार, अच्छे से बेइज्जती मत कर। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासन देखेंगे और क्या क्या युद्ध हुए थे, क्या क्या बाकी जो फालतू की सब चीज़ें बच गई हैं एक्स्ट्रा वाली, वो सेकंड वीडियो में करेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, तुम सालों देखोगे नहीं फिर। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में मिलते हैं। आज सुबह वाली वो वीडियो डाल दी है जिसमें हमने करा है, कौन सा अभ्यास सीरीज वाले करे हैं। यहाँ आई बार में भी आ रहा होगा और लास्ट में भी तुम्हें वो सीरीज देखने को मिल जाएगा सीरीज का। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लेना। उस सीरीज के 4-5 क्लासेस हुई हैं और 25-25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ उसमें। हर एक क्लास में तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 125 क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। ठीक, कल उसमें 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसे भी सीरीज को फॉलो कर लो, क्वेश्चन रिपीट होंगे। और करंट अफेयर बहुत हार्ड आ रहा है, इजी नहीं है उसे करना। ठीक है, एनटीपीसी में बेटा गुर्दे लाल हो जाएंगे, बिल्कुल हप्पू सिंह जैसे कहता है ना, गुर्दे लाल वैसे ही होने वाले हैं। तो अभी से ध्यान लगा के पढ़ लो, लेवल तो बढ़ेगा, लेवल सबका बढ़ेगा। जब उस लड़की का लेवल बढ़ गया तो तुम्हारा तो बढ़ेगा ही, तुम तो नौकरी लेने जा रहे हो। चलो ठीक है,